तो बहुत चिल्लाते। नमः संस्कृताय साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में स्वागत करती हूँ। साथियों, हम पढ़ा रहे थे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा जो लिखी गई किताब हमारे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है टीजीटी के सिलेबस में, उसी के आधार पे संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में साथियों हमने स्वर संधि को, सारी संधियों को हमने पढ़ा दिया है और अब हम पढ़ा रहे थे व्यंजन संधि या हल संधि। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। तो हम व्यंजन संधि पढ़ा रहे थे और व्यंजन संधि में हमने पढ़ाया अच्युत संधि, अस्तो सुनाश्चुः। तो आइए चले हम अपने टॉपिक पे कि हमारा टॉपिक अगला क्या है, व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि को क्या कहा जाता है, हल संधि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यंजन हल, एक चीज ध्यान दीजिए, जो हल इसलिए स्वर को अच कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है। पहले हम इसे ही बता देते हैं। स्वर संधि को अच संधि कहा जाता है क्योंकि स्वर संधि में अच, जो अच है, अच एक प्रत्याहार है और ये प्रत्याहार की सिद्धि माहेश्वर सूत्रों से होती है। तो माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं। उन 14 माहेश्वर सूत्र में जो 4 सूत्र हैं वो उसमें सभी स्वर वर्ण हैं। वो 4 कौन कौन है? आयुड़, रील री, ए ओंग, ऐ औच। ये 4 सूत्रों में सारे स्वर आ जाते हैं। तो अच में, अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे? यानी अच में आ से लेकर के चा तक के बीच के जितने वर्ण होते हैं वो अच कहलाते हैं। तो अच में आ, ई, उ, रील री, ए, ओ, ऐ, औ इतने वर्ण आते हैं और सारे वर्ण जो हैं स्वर हैं, इसीलिए स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। उसी तरह से व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि को हल संधि का क्यों कहा जाता है? क्योंकि हल प्रत्याहार जो है माहेश्वर सूत्र में, जो हल प्रत्याहार जो बनता है, हल का जो हा है, उस हा से लेकर के हा से लेकर के जितने वर्ण हैं और ला वर्ण तक, यानी हा से लेकर के ला तक के बीच के जितने वर्ण आते हैं वो समस्त वर्ण व्यंजन होते हैं। आयुड़, रील, ऋग, एओंग, ऐओज। फिर उसके बाद 4 सूत्रों के बाद हमारा हैवरट सूत्र एक आता है। उसी हैवरट के का ए हा है, उसी हैवरट सूत्र का ए हा है और हैवरट सूत्र से हल का जो लास्ट का सूत्र हमारा सससर हल, 14वां सूत्र हमारा हल है। तो इन हैवरट से लेकर के हल तक के बीच के जितने वर्ण हैं साथियों, वे समस्त वर्ण व्यंजन वर्ण हैं। इसीलिए इस व्यंजन संधि को क्या कहा जाता है? हल संधि भी कहा जाता है, क्योंकि हल में सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। तो आइए चले हम अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है? इससे पहले साथियों हमने पढ़ाया था व्यंजन संधि का जो पहली संधि है वो हमारी थी अस्तोष्टुनाश्चुः, यानी पहली संधि हमारी च्युत संधि थी। कौन सी संधि थी? च्युत संधि। अच्युत संधि का सूत्र हमारा है अस्तोः चुनाश्चुः। अस्तोष्टुनाश्चु, इसको हमने कल पढ़ा दिया था। अस्तोष्टुनाश्चु क्या कहता है? यानी सा और दंत सा। कौन सा सा है अस्तोह में? दंत सा है। अस्तोह ये षष्ठ्यंत पद है, ये स्थानीय है। अश्चुना में तृतीया है। अश्चुः ये आदेश है और इसमें कौन सा है? प्रथमांत है, ये प्रथमा में है। तो अस्तोह में दंत सा है और ता है। ये सूत्र कहता है दंत सा या ता वर्ग के बाद यदि तालव्य सा और चा वर्ग आता है तो इस दंत सा और ता वर्ग के, ता वर्ग का मतलब होता है ता वर्ग में जो 5 वर्ण आते हैं, ता, था, दा, धा, ना, उनको तवर्ग कहा जाता है। ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्ग के वर्ण है। यानी अस्तोह में 6 वर्ण है। कौन कौन से 6 वर्ण है? एक तो दंत सा है, फिर ता, था, दा, धा, ना है। तो 5 वर्ण ये हो गए। दंत सा को लेके कितने वर्ण हो गए साथियों? 6 वर्ण हो गए हमारे।
कह रहा है इन्हीं 6 वर्णों के, यानी दंत सा अगर आ जाए पहले, उसके बाद ता था दाधा में से कोई वर्ण आ जाए, और इसके बाद क्या आ जाए, तालव्य सा या चा वर्ग आ जाए, तो दंत सा का क्या हो जाता है, तालव्य सा हो जाता है, और ता वर्ग का च वर्ग हो जाता है, यानी चा, छा, जा, झा, या। यही अच्युत संधि की परिभाषा है। अच्युत संधि कहता है यदि दंत सा या ता वर्ग का कोई भी वर्ण आए, उसके बाद तालव्य सा और चा वर्ग का कोई वर्ण आता है, तो दंत सा के स्थान पे तालव्य सा और ता वर्ग के स्थान पे चा वर्ग हो जाता है। यानी अगर दंत सा है तो उसका तालव्य सा हो जाएगा, ता वर्ग का कोई वर्ण है तो उसका चा, छा, जा, झा, या। यानी ता वर्ग का अगर कोई वर्ण है तो क्रम से जैसे जैसे वर्ण आएंगे उनका क्रम से आदेश ऐसे चा, छा, जा, झा, या हो जाता है। यही अच्युत संधि हमने कल पढ़ाया था। जैसे इसका एक उदाहरण आज हम फिर बता देते हैं। जैसे एक उदाहरण है बालास धन, बालास धन क्या है, छादयति है, बालास धन छादयति। बालास धन छादयति में कौन सी संधि है, हम पहले संधि का नियम लगाएंगे। अस्तोष्णाश्चु कह रहा है यदि पद के अंत में दंत सा आए या ता वर्ग आए, यहाँ बालास जो शब्द है इस शब्द के अंत में क्या है, दंत सा है, दंत सकार है। उसके बाद कह रहा है तालव्य सा आए या चा वर्ग आए, यहाँ तालव्य सा तो नहीं आया है लेकिन चा वर्ग का वर्ण छा आया है, इसलिए इस दंत सा के स्थान पर कौन सा सा हो जाएगा, तालव्य सा हो जाएगा। कौन सा सा, तालव्य सा हो जाएगा। किस सूत्र, अस्तोष्णाश्चु से जब तालव्य सा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बालास धन छादयति, बालास धन छादयति। जब हम इसका संधि करेंगे तो बालास छादयति रूप बनेगा, बालास छादयति रूप बनेगा। ये दंत, ये तालव्य सा हुआ है किस सा के स्थान पे, दंत सा के स्थान पे हलंत युक्त सा है। और जब इन वर्णों को हम जोड़ेंगे तो जब ये व्यंजन वर्ण बीच में आते हैं तो आधा सा, ये जो तालव्य सा हलंत युक्त है इसका मतलब ये आधा वर्ण है, इसलिए आधा हमने केवल बड़ा सा या तालव्य सा जिसको संस्कृत में कहा जाता है उसका आधा अक्षर हमने लिख दिया है। तो बालास छादयति, इस तरह से हमने अच्युत संधि पढ़ाया। अब हम आज अच्युत संधि का जो निषेध सूत्र है, अपवाद सूत्र है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अच्युत संधि का एक सूत्र है अपवाद स्वरूप। वो क्या है, वो अपवाद सूत्र जो है, अपवाद सूत्र, अपवाद सूत्र हमारा एक है 7। क्या है साथियों, 7 है। ये 7 जो सूत्र है ये कह रहा है जब सा, क्या, जब सा के बाद, जब सा के बाद तवर्ग आए, जब सा के बाद तवर्ग का कोई वर्ण आए, कोई वर्ण आए तो च वर्ग नहीं होता है, तो उनके स्थान पे क्या नहीं होता है, तो उनके स्थान पर च वर्ग नहीं होता है, च वर्ग नहीं होता है। ये 7 सूत्र है। ये 7, इस सूत्र का नाम ही 7 है, यह अपवाद सूत्र है साथियों। किस सूत्र का, अच्युत संधि का ये अपवाद है। ये सूत्र कह रहा है जब सा के बाद, किस सा के बाद, ये तालव्य सा के बाद, किस सा के बाद, तालव्य सा के बाद, इतना ध्यान देना है आपको। अपवाद सूत्र कह रहा है, ये 7 कह रहा है कि जब तालव्य सा के बाद ता वर्ग का कोई वर्ण आए तो उनके स्थान पे चा वर्ग नहीं होता है। अब तक तो अच्युत संधि में हमने पढ़ा कि दंत सा या ता वर्ग के बाद यदि तालव्य सा या चा वर्ग का कोई वर्ण आता है तो दंत सा के स्थान पे तालव्य सा हो जाता है और ता वर्ग के वर्णों के स्थान पे चा वर्ग के वर्ण हो जाते हैं। क्रम से जैसे जैसे आता वैसे वैसे हो जाता है।
लेकिन ये अपवाद एक सूत्र है अच्युत संधि का, ये कहता है, सात सूत्र क्या कहता है कि यदि तालव्य सा आए और उसके बाद ता वर्ग का कोई वर्ण आए तो चा वर्ग नहीं होता है। इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, तब आएगा समझ में। जैसे इस बाबूराम सक्सेना में हमारा उदाहरण दिया गया है विष्णः, विष्णः है और दूसरा है प्रश्नः है। क्या है? एक विष्णः है, दूसरा प्रश्नः है। विष्णः और प्रश्नः का जब हम विच्छेद करेंगे तो विष धन नह हो जाएगा। विष नह का जब हमने विच्छेद कर दिया तो विष धन नह हो गया। अब विष के सा, ये जो सा है कौन सा सा है? ये तालव्य सा है। उसके बाद ना आया है। ये ना किस वर्ग का वर्ण है साथियों? तो ये ना ता वर्ग का वर्ण है। ता था दा धा ना, ये ता वर्ग का पंचम वर्ण है। तो ये सूत्र 7 कह रहा है यदि तालव्य सा आए और उसके बाद ता वर्ग का कोई वर्ण आता है तो चा वर्ग नहीं होता है। तो यहाँ क्या आया है? ये जो तालव्य सा आया है, इसके बाद ता वर्ग का वर्ण ना आया है, इसलिए यहाँ चा वर्ग नहीं होगा। तो विष धन्ना विष्णः ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष्णः बनेगा हमारा। ये शब्द हमारा क्या बन जाएगा? विष्णः शब्द बनेगा। विष्णः का मतलब होता है गति या भाषण, गति या भाषण। इसका अर्थ, हिंदी अर्थ क्या है? विष्णः का हिंदी अर्थ है गति या भाषण, जिसको कहते हैं। तो ये किस सूत्र का उदाहरण है? 7 सूत्र का उदाहरण है साथियों। क्योंकि आपको एक चीज यहाँ ध्यान देना है, अच्युत संधि में दंत सा का तालव्य सा होता है और ता वर्ग का चा वर्ग होता है। लेकिन 7 सूत्र जो अच्युत संधि का अपवाद है वो कहता है कि तालव्य सा के बाद, यानी अब तक तो अच्युत संधि में दंत सा के बाद तालव्य सा आए, लेकिन ये 7 सूत्र कह रहा है तालव्य सा के बाद यदि ता वर्ग का कोई वर्ण आता है तो चा वर्ग नहीं होता है। इसका उदाहरण है विष्णः और प्रश्नः। उसी तरह से प्रश्नः का भी संधि विच्छेद होगा। प्रश्नः का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा प्रश्न धन्नः बन जाएगा। अब प्रश्न में क्या है? तालव्य सा है, उसके बाद ना है जो ता वर्ग का पंचम वर्ण है, इसलिए चा वर्ग जब नहीं होगा तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा? विष्णः बन जाएगा। विष्णः प्रश्नः बन जाएगा, सॉरी, प्रश्नधन्ना, ये हमारा शब्द बन जाएगा प्रश्नः। क्या शब्द बन जाएगा हमारा? प्रश्नः बन जाएगा। प्रश्नः का अर्थ होता है सवाल। प्रश्न का मतलब क्या होता है? सवाल ही तो होता है। तो प्रश्नः, तो ये 7 सूत्र है। 7 सूत्र हमारा कहता है साथियों यदि तालव्य सा आता है पहले, उसके बाद ता वर्ग का कोई वर्ण आता है तो चा वर्ग नहीं होता है। इसलिए विष्णः और प्रश्नः का जब संधि विच्छेद हुआ विष धन्नः विष्णः ही हो गया, प्रश्न धन्नः प्रश्नः ही हुआ। बस इस सूत्र में और कुछ नहीं है, बस यही है। अब हम अगला उदाहरण बताने जा रहे हैं। उदाहरण नहीं, सॉरी, अगला हमारा जो सूत्र है व्यंजन संधि का, जो दूसरा सूत्र साथियों, वो हमारा है अष्टुत्व संधि। दूसरे नंबर की जो हमारी संधि है वो क्या है? अष्टुत्व संधि। अब तक हमने क्या पढ़ा? अच्युत संधि पढ़ा। अब हमारी संधि अगली है अष्टुत्व संधि। अष्टुत्व संधि का सूत्र है साथियों अस्तोः ष्टुना ष्टुः। अस्तोः ष्टुना ष्टुः हमारा है। अस्तोः ष्टुना ष्टुः हमारा इस अष्टुत्व संधि का सूत्र है। अब अष्टुत्व संधि का जो सूत्र हमारा अस्तोः ष्टुना ष्टुः है, इसको पहले हम सूत्र के द्वारा इसे भी समझते हैं। जैसे अष्टुत्व संधि का जो सूत्र था अस्तोः ष्टुना ष्टुः था, उसी तरह से सेम ये भी है अस्तोः ष्टुना ष्टुः। बस क्या अंतर है कि यानी दंत सा और ता वर्ग के बाद, वहां दंत सा और ता वर्ग के बाद क्या आता? तालव्य सा या चा वर्ग आए।
लेकिन अष्टुत्व संधि में कह रहा है यदि दंत सा और ता वर्ग के बाद मूर्धन्य सा और टा वर्ग का कोई वर्ण आए तो इस दंत सा के स्थान पे मूर्धन्य सा और ता वर्ग के स्थान पे टा वर्ग हो जाता है। बस यही है। इस सूत्र का अगर समझ लेंगे तो परिभाषा याद हो जाएगी, याद करने की जरूरत नहीं है। ये सूत्र कह रहा है दंत सा और ता वर्ग। ता वर्ग में कितने वर्ण आएंगे? 5। कौन कौन से? ता, था, दा, धा, ना। यही कह रहा है। स्तोह का मतलब हो गया दंत सा और ता वर्ग के वर्ण। और कह रहा उसके बाद यदि मूर्धन्य सा और टा वर्ग का वर्ण आता है, मूर्धन्य सा, षटकोण वाला सा को मूर्धन्य सा संस्कृत में कहा जाता है, और टा वर्ग का वर्ण, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, यही है। कह रहा है कि दंत सा और ता वर्ग का कोई भी वर्ण आए, उसके बाद मूर्धन्य सा और टा वर्ग का कोई वर्ण आए तो दंत सा के स्थान पे कौन सा सा हो जाएगा? मूर्धन्य सा हो जाएगा साथियों। और ता वर्ग के स्थान पे टा वर्ग, ठा वर्ग, डा वर्ग, ढा वर्ग, ड़ा, यानी ता वर्ग के स्थान पे ता, था, दा, धा, ना के स्थान पे टा, ठा, डा, ढा, ड़ा हो जाएगा। ता वर्ग के जो 5 वर्ण हैं ता, था, दा, धा, ना, उन्हीं पांचों वर्णों के स्थान पे क्रम से टा, ठा, डा, ढा, ड़ा हो जाएगा। यानी अगर ता आया है तो टा हो जाएगा, था आया है तो डा हो जाएगा, और दा आया है तो डा हो जाएगा, धा आया है तो ढा, और ना आया है तो डा हो जाएगा। सेम जैसे अच्युत संधि में क्रम से हो रहा था कि दंत सा और ता वर्ग के बाद तालव्य सा या चा वर्ग आए तो दंत सा का तालव्य सा, ता वर्ग का चा वर्ग के वर्ण हो जाते हैं। सेम वैसे ही अच्युत संधि में दंत सा और ता वर्ग का अगर कोई वर्ण आए, उसके बाद मूर्धन्य सा या टा वर्ग का कोई वर्ण आता है तो दंत सा का कौन सा सा हो जाएगा? यहाँ मूर्धन्य सा हो जाएगा, और ता वर्ग के वर्णों के स्थान पर क्रम से टा वर्ग के वर्ण हो जाएंगे। यही इसकी परिभाषा है। तो हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि दंत सकार या, इसकी परिभाषा है दंत सकार, दंत सकार या ता वर्ग के बाद मूर्धन्य सकार या टा वर्ग का कोई वर्ण आता है तो मूर्धन्य सा या टा वर्ग का कोई वर्ण, या मूर्धन्य सा या टा वर्ग, ऐसे भी लिख सकते हैं। मूर्धन्य सा या टा वर्ग आता है तो दंत सकार या टा वर्ग का, दंत सकार का क्या हो जाएगा? दंत सकार का मूर्धन्य सकार। मूर्धन्य सकार किसे कहते हैं? षटकोण वाले सा को। मूर्धन्य सकार दंत सकार का क्या हो जाएगा साथियों? मूर्धन्य सकार, और टा वर्ग का च वर्ग हो जाएगा, च वर्ग हो जाता है। यही परिभाषा है, यही परिभाषा है स्तोष्टुनाष्टुह का। यानी दंत सा और ता वर्ग के बाद यदि मूर्धन्य सा या टा वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो दंत सा का मूर्धन्य सा और टा वर्ग के वर्ण के स्थान पे चा वर्ग का वर्ण हो जाता है। बस यही इसकी परिभाषा है। आइए हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो इसमें स्थानी कौन है? एक चीज पहले समझ लेते हैं। स्थानी कौन है? स्थानी इसमें क्या है? अस्तोह।
ये षष्ठ्यंत पद है। अस्तोह में षष्ठी का एक वचन है, ष्टुनाह में तृतीया का एक वचन है, ष्टुह में प्रथमा का एक वचन है। तो जो षष्ठ्यंत पद होता है सूत्र में, जिसमें षष्ठी विभक्ति होती है, वो सूत्र अस्थानी कहलाता है। तो यहाँ अस्तोह में षष्ठी है, तो ये अस्तोह अस्थानी हो गया, यानी दंत सा और ता वर्ग, ता था दा धा ना, ये क्या है? अस्थानी कहलाते हैं। और आदेश क्या हो रहा है? इन वर्णों के स्थान पे, यानी दंत सा स्थानी है, इन दंत सा और ता था दाधा ना के आदेश पे कौन सा आदेश हो रहा है? अष्टुह। अष्टुह क्या है? आदेश है। अष्टुह हमारा क्या है? आदेश है। कितने वर्ण है? मूर्धन्य सा है और क्या है? टा है, टा था डा ढा ड़ा, ये आदेश है। अस्थानी है दंत सा ताथा दाधा ना, और आदेश क्या हो रहा है? मूर्धन्य सा टाठा डाढ़ा ड़ा, ये आदेश कहलाते हैं। तो हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है, यहां समझा देते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे शब्द है रामस धन षष्ठः। रामस धन षष्ठः हमारा शब्द है। तो रामस में कौन सा सा है? दंत सा है। उसके बाद षष्ठः में कौन सा सा आया है? मूर्धन्य सा आया है। ये सूत्र कह रहा है दंत सा के बाद यदि कौन सा सा आ जाए? मूर्धन्य सा आ जाए। तो यहाँ मूर्धन्य सा आया है, इसलिए इस दंत सा का क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस दंत सा का कौन सा आदेश हो जाएगा? मूर्धन्य सा आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से हो जाएगा? अस्तोह ष्टुनाष्टुह से। अस्तोह ष्टुनाष्टुह सूत्र से जब इस दंत सकार का मूर्धन्य सकार हो गया, तो हमारा शब्द क्या बन गया? रामस। अब ये दंत सा मूर्धन्य सा में बदल गया, धन षष्ठः शब्द है। जब हम रामस और धन षष्ठः में संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? रामस, ये मूर्धन्य सा के नीचे हलंत है, तो इसका मतलब ये आधा है, तो आधा लिख देंगे और षष्ठः शब्द जोड़ देंगे, क्योंकि इस सा के आगे जो व्यंजन वर्ण सा है और इस सा के पहले जो ये मूर्धन्य सा है, ये सा भी व्यंजन है, ये सा भी व्यंजन है। तो व्यंजन और व्यंजन का जब योग होता है साथियों, तो जो आधे व्यंजन वर्ण होते हैं हलंत युक्त, तो वो आधा लिख दिया जाता है व्यंजन वर्णों को। इसलिए जब हमने इसका योग किया, वर्णों को जोड़ा, तो क्या शब्द बन गया? ये रामस षष्ठः बन गया। रामस षष्ठः में कौन सी संधि है? अष्टुत्व संधि है साथियों। अगला उदाहरण हम और समझा देते हैं, एक दो उदाहरण। इसी तरह से एक उदाहरण हमारा और है, जैसे रामस धन टीकते शब्द हमारा है। रामस धन टीकते। अब रामस के सा में जो सा है, रामस में जो सा है, कौन सा सा है? दंत सा है। उसके बाद टीकते का टा आया है। तब यहाँ ष्टुनाष्टुह का जब नियम लगेगा, तो दंत सा के बाद क्या आया है? टा वर्ग आया है ना। दंत सा के बाद चाहे मूर्धन्य सा आए चाहे टा वर्ग आए, तो यहाँ मूर्धन्य सा आया था, इसलिए दंत सा का मूर्धन्य सा हुआ। लेकिन यहाँ दंत सा के बाद टा वर्ग आया है, इसलिए इस दंत सा का कौन सा सा हो जाएगा? मूर्धन्य सा हो जाएगा। किस सूत्र से? अस्तोह ष्टुनाष्टुह सूत्र से। अस्तोह ष्टुनाष्टुह सूत्र से। अस्तोह ष्टुनाष्टुह से दंत सा का जब मूर्धन्य सा हो गया साथियों, तो हमारा शब्द बन गया रामस। रामस धन टीकते। रामस धन टीकते को जब हम संधि करेंगे, तो रामस, ये मूर्धन्य सा हलंत युक्त है, तो इसको आधा लिखेंगे क्योंकि आगे व्यंजन है, और टीकते शब्द जुड़ जाएगा, तो रामस टीकते हो जाएगा।
अगर यहाँ मूर्धन्य सा के बाद स्वर होता तो स्वर आके व्यंजन वर्ण में जुड़ जाता तो ये आधा नहीं लिखाता, लेकिन व्यंजन से व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा है, इसलिए ये जो सा मूर्धन्य हलंत युक्त है ये आधा है। इसलिए जब हम व्यंजन वर्णों को में संधि करते हैं तो इस क्योंकि आगे व्यंजन वर्ण है इसलिए इसको आधा ही लिखा जाएगा। तो रामस टीकते शब्द हमारा बन गया। रामस टीकते में साथियों कौन सी संधि है? अष्टुत्व संधि है। इसी तरह से हमारा एक उदाहरण और हम बता देते हैं। अगला उदाहरण हमारा है, साफ कर देते हैं। अगला उदाहरण हमारा है तत् धन टीका। तत् धन टीका, तत् धन टीका में तत् के ता का लास्ट वाला क्या है? ता वर्ग है। उसके बाद टीका का क्या है? टा है। यहाँ अष्टुत्व संधि का नियम लगेगा। ये सूत्र कह रहा है ना दंत सा हो या ता वर्ग का कोई वर्ण हो, तो यहाँ ता वर्ग का वर्ण आया है ना, ता आया है, पहला वर्ण ता आ गया है। उसके बाद कह रहा है चाहे मूर्धन्य सा हो या टा हो, तो यहाँ टा आया है। क्या आया है? यहाँ टा आया है, इसलिए ता का क्या हो जाएगा? टा आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? टा आदेश हो जाएगा। जब ता का टा हो गया तो ये तट की जगह तट हो गया। क्या हो गया साथियों? तट। और धन टीका शब्द है, तत् धन टीका शब्द है। तत् धन टीका में जब हम संधि करेंगे तो टा टा फिर टी का, तट टीका हो जाएगा टा हलंत, यानी आधा टा है हलंत लगा है तो तट टीका हो जाएगा हमारा। कौन सा शब्द बना ये? तट टीका बना। किस सूत्र से? अस्तोष्टुनाष्टुः सूत्र से। इसमें कौन सी संधि है साथियों? इसमें अष्टुत्व संधि है। तट टीका में कौन सी संधि है? अष्टुत्व संधि है। इसी तरह से एक उदाहरण हम और बता देते हैं। चक्रिन धन ढौक से शब्द हमारा है। अगला उदाहरण हमारा क्या है? चक्रिन धन, चक्रिन धन ढौक से, चक्रिन धन ढौक से शब्द है। चक्रिन धन ढौक से में संधि करेंगे तो चक्रिन का लास्ट का कौन सा वर्ण है? ना है। और उसके बाद कौन सा है? ढौक से का ढा है। अब ना किस वर्ग का वर्ण है साथियों? ये ना जो है हमारा ता वर्ग का पंचम वर्ण है। ता वर्ग का पंचम वर्ण है। और ढौक से जो हमारा है ये टा वर्ग का चौथा वर्ण है। ढौक से टा वर्ग का वर्ण है और कौन सा वर्ण है? चौथा है। तो अष्टुनाष्टुः सूत्र से, अष्टोष्टुनाष्टुः सूत्र से इस ता वर्ग के बाद टा वर्ग का वर्ण आया है, इसलिए इस ता वर्ग का जो ना है इसी का टा वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो टा वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा होता है? टा ठा डा ढा ड़ा होता है। तो इस ताथा दाधा ना है जो ना का पांचवा वर्ण ना है ता वर्ग का, इसके स्थान पर टा वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा हो जाएगा? ड़ा हो जाएगा। कौन सा वर्ण हो गया? ड़ा हो गया, क्योंकि ये ना पंचम वर्ण है ना, इसीलिए टा वर्ग का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। ना के जगह ना के जगह ड़ा हो जाएगा। फिर हमारा ये शब्द क्या बन जाएगा? चक्री ड़ा हो गया ना के जगह ड़ा हो गया। चक्रीण धन ढौक से, चक्रीण धन ढौक से बना। और जब हम इसमें संधि करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा? चक्रीण, क्या हो जाएगा हमारा? चक्रीण ढौक से, आगे ढौक से शब्द जुड़ जाएगा। चक्रीण ढौक से हो जाएगा, क्योंकि डा हलंत युक्त है। जब हम इसको व्यंजन से व्यंजन का योग करेंगे तो डा, ये जो डा हमारा है आधा लिखा जाएगा। आगे ढा व्यंजन वर्ण है तो ये आधा लिख दिया हमने। तो चक्रीण ढौक से शब्द बना। किस सूत्र से इसकी शुद्धि हुई? तो अस्तोष्टुनाष्टुः सूत्र से, अस्तोष्टुनाष्टुः सूत्र से इसकी शुद्धि हुई। और चक्रीण ढौक से में कौन सा संधि है? चक्रीण ढौक से में साथियों अष्टुत्व संधि है। तो ये रहा आज की क्लास हमारी। फिर हम आपसे एक उदाहरण और बच गया है, उसको भी हम बता देते। एक उदाहरण हमारा है पेष्टा, पेश धन टा है।
अब पेश का जो अंतिम वर्ण सा है, कौन सा सा है साथियों? मूर्धन्य सा है। उसके बाद टा आया है। अस्तोष टुनाष्टुह से दंत सा, ये जो कौन सा सा है? यहाँ मूर्धन्य सा पहले से विद्यमान है। मूर्धन्य सा कैसे है? पहले से विद्यमान है। तो इस मूर्धन्य सा का तो मूर्धन्य सा आदेश होगा नहीं, तो इस ता वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? पेश धन ता होगा इसका संधि विच्छेद। तो इस ता वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? इस ता वर्ग का टा हो जाएगा, क्योंकि ता वर्ग ता है और इसी ता के स्थान पे क्या हो गया है? टा हो गया है। ता का टा हो गया। जब ता का टा हो गया तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? पेश टा। पेश टा बन जाएगा हमारा। किस सूत्र से? अस्तोष टुनाष्टुह सूत्र से। अस्तोष टुनाष्टुह से अष्टुत्व संधि इसमें भी हो गई। पेष्टः का मतलब होता है क्या? पीसने वाला। पेष्टः का मतलब होता है पीसने वाला। तो ये आज की क्लास रही हमारी साथियों अष्टुत्व संधि। अब हम इसके जो वार्तिक है ना, पदांता, टोर, नाम, तोसी की चर्चा कल करेंगे। आज की क्लास बस यहीं तक। हमारी क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नमः संस्कृता।